क्या राइटिंग है आर मार्टिन की। भेंडी हर अच्छे आदमी को मरवा देता है, ऐसी सोच किसी नॉर्मल इंसान की हो ही नहीं सकती। जरूर किसी को मार के दफनाया होगा साले ने। अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स जीओटी और हाउस ऑफ द ड्रैगन से बेटर है। इनफैक्ट ये बेस्ट शो है अभी तक के गेम ऑफ थ्रोन यूनिवर्स का। बट द क्वेश्चन इज कि हाउ इट बिकेम दिस लेवल ऑफ ग्रेट कि इसने 13 साल से 10/10 ब्रेकिंग बैड के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। तो आज हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं, क्योंकि मैंने ढूंढ निकाले हैं वो फैक्ट्स जिसकी वजह से ये शो बेस्ट बन गया है। तो बिना बेरोजगार बने और अपनी गरीबी दिखाते हुए रिव्यू बॉम्बिंग करे, चलिए ज्ञान फेंकना शुरू करते हैं। तो इस शो को बेस्ट बनाती है इसके ये 5 फैक्ट्स, जिसमें से पहला है लॉजिकल होना। अब ये शो इतना लॉजिस्टिक है ना कि आपको इसके हर एपिसोड में इतना ज्यादा लॉजिक दिखेगा जितना कि गेम ऑफ थ्रोन्स के 8 सीजन में आपको कहीं नहीं दिखा। मैं आपको इसका एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। मोर पीपल डाइड इन दिस वर्ल्ड बिकॉज ऑफ डर्टी वाटर एंड बैड फूड देन फ्रॉम अ वलेरियन स्टील। मतलब इस दुनिया में लोग ज्यादातर भूखमरी से और गंदा पानी पीने की वजह से बीमार होके मरते हैं, ना कि वो वलेरियन स्टील से मरते हैं। यानी कि इस यूनिवर्स में ज्यादातर लोग ऐसे मरते हैं, किसी जंग में लड़ते हुए नहीं मरते या फिर जंग में शहीद नहीं होते। और इसका और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि अगर कोई स्कॉर्पियन बोल्ट होता है जो कि ड्रैगन को मारने के लिए यूज होता है, वो किसी मूविंग बोट से चला रहा होता है तो वो जगह पे लगता है। लेकिन जब कोई ड्रैगन एक जगह को पूरी तरीके से तबाह कर रहा होता है तब उस पर कोई स्कॉर्पियन बोल्ट नहीं चलाता। और ऐसे ही बहुत सारे सीन्स थे जो गेम ऑफ थ्रोन्स को जो है वो लॉजिकल कम बनाते थे और उसको माइथोलॉजी की तरफ ज्यादा शिफ्ट करते थे। वो एक मूवी ज्यादा लगती थी और एक पॉलिटिकल ड्रामा कम लगती थी। नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स में हमें यही सब चीजें तो अच्छी लग रही है, उसका लॉजिकल होना, उसको अपने कैरेक्टर्स को लेके ग्राउंडेड रखना, और जितना ज्यादा हमें लॉजिक दिखाया गया है उतना ज्यादा हम उसमें और इंटीग्रेट होते हैं और उसमें घुसते जाते हैं। जैसे कि अगर गेम ऑफ थ्रोन्स में कोई लड़ रहा है तो हमें उसकी एपिक बैटल दिखाई जाती है, जैसे कि जॉन स्नो है, बैटल ऑफ बास्टर्ड में जब वो लड़ता है तब वो अपना हेलमेट निकाल के भी लड़ता है। लेकिन अगर सर डंकन द टॉल लड़ रहा है तो वो इतना बड़ा 6 फुट का लंबा आदमी है, लेकिन उसको अपने हेलमेट में से कुछ भी नहीं दिख रहा है। 90% व्यू उसका विजिबल ही नहीं है। वो सिर्फ देखता है तो अपने सामने आने वाले स्पीयर को, और उसको भी वो डॉच नहीं कर पाता है। यही तो है उसका लॉजिस्टिक होना, यही तो है उसका लॉजिकल चलना। और हमें जब भी दिखाया जाता है कि कोई अगर ट्रैवल कर रहा है, जैसे कि सर डंकन द टॉल ट्रैवल कर रहे हैं, एग उसके साथ ट्रैवल कर रहा है, तो उनके घोड़े भी थक जाते हैं। घोड़े है वो मशीन नहीं है जिसमें आपने पेट्रोल भरा और निकल लिए कहीं भी, या फिर आपके पास एनीवेयर डोर नहीं है कि आप 5 मिनट में ट्रैवल कर चुके हो। अपने को ट्रैवलिंग के बीच की कॉन्वर्सेशन सुनना भी इतना पसंद है ना इस यूनिवर्स का, क्योंकि वो कॉन्वर्सेशन भी बहुत डेप्थ लेके चलती है। जैसे कि अगर कोई वेस्टरॉस से नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो उसको पूरा का पूरा 1-2 साल लग जाएगा वहां तक ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि वो है इतनी दूर और जाने के लिए और कोई रास्ता भी नहीं है, घोड़ों से ही तो जाना है और घोड़े खुद भी थकते हैं। लेकिन डेनेरियस कभी भी कहीं पे ट्रैवल कर रही होती है 8वें सीजन में, तो वो ऐसे कर रही होती है जैसे कि उसके पास कोई टाइम ट्रैवलिंग डिवाइस हो या फिर उसके पास एनीवेयर डोर हो कि खोला वो गुलाबी दरवाजा और कहीं भी निकल लिए। हाँ, इसमें भी हमें बहुत बड़ी ट्रैवलिंग नहीं दिखाई गई है जैसे कि हाउस ऑफ द ड्रैगन में या फिर गेम ऑफ थ्रोन्स में दिखाई गई है। ये शो लिमिटेड है एशपोर्ट तक, लेकिन उसी वजह से ये शो बहुत ही ज्यादा लॉजिकल बन जाता है। और इसमें जितनी भी ट्रैवलिंग या और कोई सीन्स दिखाए गए हैं ना, वो भी बहुत ही ज्यादा अपने आप में लॉजिक लेके चलते हैं। इसकी वजह से ये शो जो है वो लॉजिक से बहुत ही ज्यादा रिलेटेड है एज कम्पेयर टू हाउस ऑफ द ड्रैगन एंड गेम ऑफ थ्रोन्स, क्योंकि वो दोनों शोज एक लार्ज स्केल पे खेलते हैं, इसलिए वो कहीं ना कहीं लॉजिक से हटके चलते हैं और लॉजिक से भटक जाते हैं। अब जब लॉजिक की गान का कीड़ा साफ हो ही चुका है तो अब स्केल की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये दोनों शोज जो है वो स्केल बहुत बड़ा लेके चलते हैं, इसकी वजह से उनका जो है वो रिलेटिबिलिटी खत्म हो जाती है। और द नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स का स्केल जो है ना वो बहुत छोटा है, वो लिमिटेड है एशपोर्ट तक के। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये एक कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी है। ये स्टोरी है सर डंकन द टॉल की, नॉट अ स्टोरी ऑफ वर्ल्ड्स एंड। यहाँ पे कैरेक्टर्स के एक्शन से कोई वर्ल्ड एंड नहीं होने वाला, कोई विंटर का भोसड़ा कमिंग नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं आने वाला। ये सिर्फ एक स्टोरी है सर्वाइवल ऑफ डंकिन्स कैरेक्टर, सर्वाइवल ऑफ एक का कैरेक्टर, कि ये दोनों इस बड़े यूनिवर्स में वेस्टरॉस में खुद के सर्वाइवल को लेके कैसे लड़ रहे हैं। सर डंकन द टॉल इसलिए टारगेरियंस के अगेंस्ट नहीं जाता क्योंकि उसको साला दुनिया को बचाना है या फिर उसको बताना है कि टारगेरियंस से छुटकारा पाओ या फिर आयरन थ्रोन से टारगेरियन को हटाओ। उसको सिर्फ इसलिए लड़ना है क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं नहीं लड़ा तो ये भैंचोद आगे जाके मेरी टांग और मेरा हाथ काट देंगे या फिर मेरा सर कलम करवा देंगे। और सर डंकन द टॉल को जिंदा रहना है इस यूनिवर्स में, इसीलिए वो बंदा लड़ रहा है, ना कि वो उसको कोई वर्ल्ड बचाना है इसलिए वो लड़ रहा है। कैरेक्टर्स डू व्हाट दे आर डूइंग फॉर प्रोटेक्टिंग देयर सेल्व्स, नॉट फॉर द किंगडम्स और फॉर विन अ वॉर। वो सब जो भी कर रहे हैं ना वो अपने खुद के लिए कर रहे हैं, अपने खुद के सर्वाइवल के लिए कर रहे हैं। इसीलिए इसका स्केल जो है वो अपने आप में छोटा होके भी इतना अच्छा
है ना, इसकी वजह से इसको सोल फील होती है और ये शो से हम कनेक्ट कर पाते हैं। अब इतना बड़ा अगर मैंने कंपैरिजन कर ही दिया है तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ, जो है कंपैरिजन। अब इसका डायरेक्ट कंपैरिजन होता है हाउस ऑफ द ड्रैगन से, क्योंकि वही एक स्पिन ऑफ है गेम ऑफ थ्रोन्स का, जो कि अभी तक के हमें लाइव एक्शन में देखने को मिला है। अब इसका कंपैरिजन मैं ऐसे करूंगा कि अगर आपको हाउस ऑफ द ड्रैगन देखना है तो आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी फैमिली ट्री टारगेरियंस की, या फिर पीएचडी करना पड़ेगा टारगेरियंस की जेनेटिक्स में। लेकिन अगर आपको नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स देखना है तो आप डायरेक्ट उसे फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक हेज नाइट की स्टोरी है, एक इंडिपेंडेंट नाइट की, कि कैसे वो ट्रैवल करता है, कैसे उसे काम मिलता है और वो कैसे अपनी एक जगह बनाने निकला है और कैसे इस वेस्टरॉस के वर्ल्ड में उसे सर्वाइव करना है। बस इतना सिंपल स्टोरी है। लेकिन अगर आपको हाउस ऑफ द ड्रैगन देखना है तो बहन आपको सारे के सारे टाइम जंप्स अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे और आपको सारे के सारे कैरेक्टर्स को अंडरस्टैंड करेगा, आपको नो इमोशनल कनेक्ट फील होगा। उसके बाद में कोई कैरेक्टर मरेगा भी तो आपको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप उसको एक प्लेजर के लिए देखोगे कि अगर आपको स्क्रीन पे ड्रैगन दिखेगा या फिर मरते हुए लोग दिखेंगे या फिर बिग एक्शन सेट पीसेस दिखेंगे तो आपको वो देख के अच्छा लगेगा, लेकिन आप इमोशनली उससे कनेक्ट ही नहीं हो पाओगे, क्योंकि उसका जो कंपैरिजन हो रहा है वो हो रहा है नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स से, जहाँ पे आप हर एक कैरेक्टर से कनेक्ट कर रहे हो, ना कि एक विजुअल स्केल से, ना कि एक विजुअल पर्सपेक्टिव से। हाउस ऑफ द ड्रैगन इज अ शो अबाउट ड्रैगन्स, नॉट अ पॉलिटिकल ड्रामा दैट जीओटी इज फेमस फॉर। हाउस ऑफ द ड्रैगन्स में हमें पॉलिटिकल ड्रामा दिखाया गया है, लेकिन वो इतना इंटेरिगेट था ना, मतलब इतना इंटरेस्टिंग था ही नहीं वो, और वो इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि उसको समझने के लिए साला इतना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता था, इतना दिमाग का भोसड़ा हो रखा था ना कि उसको देखने में उतनी मजा आती नहीं थी। इसलिए इन लोग ने को है नाइट ऑफ द सेवन किंगडम से ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही हटा दिया। नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स को सिंपल रखा, उसमें पॉलिटिकल ड्रामा डाला ही नहीं, उसमें सिर्फ एक स्टोरी डाली कि एक बंदा है जिसको सर्वाइव करना है, वो सिचुएशंस में फंस जाता है, गलती से उसको एक आदमी मिल जाता है जो कि अपने आप में ये किंग होता है और वो उसको नाचने को लगाता है। ऐसी सब सिचुएशंस की वजह से ही जो नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स का एपिसोड्स आते हैं ना, वो प्यारे लगते हैं, वो अच्छे लगते हैं, और हाउस ऑफ द ड्रैगन यहीं पे लैग कर जाता है। और हाउस ऑफ द ड्रैगन के एक सीजन में ही एक कैरेक्टर को 3 लोगों ने प्ले किया है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें टाइम जंप्स है, तो अगर टाइम जंप्स होंगी तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से कैरेक्टर को कौन प्ले कर रहा है या फिर कौन सा कैरेक्टर किस जगह पे किस वक्त है। इसी वजह से नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स एक सोल लेके चलता है, एक आत्मा लेके चलता है, और हाउस ऑफ द ड्रैगन एक सोललेस सीरीज बन जाती है, जिसको हम सिर्फ विजुअल स्पेक्टिकल के लिए देखते हैं और सोल के लिए नहीं देखते, उसके इमोशनल इम्पैक्ट के लिए नहीं देखते। देन अगला फैक्ट आता है एंटी चोजन वन। अब एंटी चोजन वन, जैसे कि मैंने आपको कहा, इसका फैक्ट ही वो है कि हमें कोई नहीं चाहिए हीरो हमें चाहिए ही नहीं। We don't need the prince that promised. We don't need any Masiha. Side of the story, don't you think? I am Paul Atreides, son of Leto Atreides, Duke of Arrakis. तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े। Silence! We just need a character who's suffering to survive. यही है कोर पॉइंट द नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स का, कि हमें कोई भी एक प्रिंस की स्टोरी नहीं दिखाई जा रही है, कोई भी एक मसीहा की स्टोरी दिखाई नहीं जा रही है, हम प्रोफेसी पे लैंड करी नहीं है, कोई भविष्यवाणी हुई नहीं है कि कोई कृष्ण आएगा और वो कंस को मारेगा। सो हम सिर्फ एक आदमी की स्टोरी देख रहे हैं जो कि कुछ सिचुएशन में फंसता है और उसको वहाँ से निकलना है, और उसके साथ एक स्क्वायर है उसका जो कि एक टकला बंदा है, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं। यहाँ पे ना ही कोई लार्ज ऑफ द लेवल की एक्शन सीक्वेंसेस है, यहाँ पे एक आदमी के सामने 300 लोग नहीं खड़े। इनफैक्ट वो इतना बड़ा आदमी है, वो 7 फुट का आदमी है, फिर भी उसके सामने अगर कोई 3 फुट का आदमी भी आ जाता है तो भी वो उससे झुक के बात करता है। इस लेवल का उसमें इनसिक्योरिटी है। और गेम ऑफ थ्रोन्स यहीं पे लैग कर गया था भाई। गेम ऑफ थ्रोन्स आखिरी में जाके एक पूरा का पूरा उसने जॉन स्नो को एक एंटिटी बना दिया था, एक सुपर हीरो बना दिया था, एक सुपर पावर दे दी थी उसको कि जॉन स्नो मर ही नहीं सकता, या फिर डेनेरियस टारगेरियन और डेनेरियस टारगेरियन के ड्रैगन्स मर ही नहीं सकते। ऐसा उसने उसको मतलब कैरेक्टर्स को बना दिया था। गेम ऑफ थ्रोन्स लास्ट में जाके सिर्फ बैटल्स पे फोकस कर रहा था, वॉर्स पे फोकस कर रहा था, जहाँ पे एक कैरेक्टर होता है जो कि हजारों के बीच खड़ा होकर तलवार चलाता है और वो हजारों को मार देता है, या फिर एक कैरेक्टर होता है जो कि हीरो बनता है और वो सबको बचाने के लिए आगे बढ़ता है। I gave up my crown, son. I bent the knee. I'm not king in the north anymore. I'm not talking about the king in the north, I'm talking about the king of the bloody 7 kingdoms. You are Aegon Targaryen, true heir to the Iron Throne. यही गेम ऑफ थ्रोन्स की स्टोरी हमें आखिर में देखने को मिली थी, जिसके अपोजिट जाता है अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स, क्योंकि वो फॉलो करता है एंटी चोजन वन वाला कॉन्सेप्ट। अब इसी से कनेक्टेड है हमारा 5वां और फाइनल फैक्ट, जो कि है
हाउ सिंप्लिसिटी बिकेम अ सुपर पावर। सिंप्लिसिटी ही इस वर्ल्ड की सुपर पावर बन चुकी है अब, क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन्स में हमें ड्रैगन्स दिखे हैं, गेम ऑफ थ्रोन्स में हमें विजर्ड्स दिखे हैं, गेम ऑफ थ्रोन्स में हमें विचेस दिखी है, गेम ऑफ थ्रोन्स में हमें ऐसे लोग दिखे हैं जो कि वेपन्स का यूज बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। तो गेम ऑफ थ्रोन्स में हमें क्या ही बचा है देखने के लिए, एक जाल छोड़ता हुआ आदमी? नहीं ना, तो वो तो हमें गेम ऑफ थ्रोन्स में देखने को मिलने भी नहीं वाला है। तो अब गेम ऑफ थ्रोन्स में एक नॉर्मल इंसान जो कि विदाउट किसी बड़े घराने का नहीं है, किसी उसके पास कोई बड़ा हॉर्स नहीं है, उसके पास कोई वलीरियन स्टील नहीं है, उसके पास कोई जादुई आर्मर नहीं है, वो एक नॉर्मल आदमी है और वही उसकी सबसे बड़ी सुपर पावर बन जाती है। समझ गए आप मैं क्या कह रहा हूँ? ये इतना साइकोलॉजिकल है ना जो मैं कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि इस यूनिवर्स में सब कुछ लार्जर देन लाइफ है, क्योंकि इस यूनिवर्स में हर एक कैरेक्टर एक बहुत ही बड़ी एंटिटी है अपने आप में। इसलिए अगर कोई आप और हम जैसा कैरेक्टर इस दुनिया में भटक रहा है और उसकी स्टोरी अगर कोई दिखा रहा है ना, तो वही अपने लिए सबसे बड़ी सुपर पावर है कि इस इतने बड़े यूनिवर्स में हम सबसे ज़्यादा सिंपल है। इसीलिए इस यूनिवर्स में सिंप्लिसिटी एक सुपर पावर बन जाती है, जो कि इस शो को सबसे ज़्यादा एक सोल देती है और सबसे ज़्यादा एक बेस्ट बनाती है। तो ये था एक वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स बेटर है गेम ऑफ थ्रोन से या फिर हाउस ऑफ द ड्रैगन से। हाँ, इस वीडियो को बनाने में मेरी एक दोस्त ने उतनी ही मदद की है जितना कि मोदी जी ने भारत देश को आगे बढ़ाने में की है, इसलिए मैं थैंक यू कहूँगा बेयरली सुपर को। और उसके बाद में सब्सक्राइब कर देना भाई, आप लोग इतना अच्छा अगर वीडियो बनाया है मैंने तो आपके लिए बनाया है, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे न्यूज़ की अगली वीडियो में। अगर आप GOT के फैंस हो तो इस कमेंट सेक्शन में बताना कि अगली वीडियो में GOT के ऊपर कौन सी लाऊं। और अगर आप सच में इस वीडियो को अभी तक के देख रहे होंगे ना, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।